तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स तक हम लोग पढ़ चुके थे। वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज अ शॉर्ट टर्म फॉर शॉर्ट टर्म्स, ठीक है। तो पिछले ऑडियो वीडियो लेक्चर में जो है थोड़ी नॉइस आ गई थी, उसका हम दोबारा लेक्चर बना देंगे। बट फ़िलहाल यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मनी मार्केट क्या होता है एंड हाउ इज़ मनी मार्केट डिफरेंट दैन कैपिटल मार्केट। तो देखो, जो मनी मार्केट होता है दैट इज़ लेस दैन 1 ईयर, 365 डेज़ से कम के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट, बोरिंग, लेंडिंग वगैरह होती है वो मनी मार्केट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें जो प्लेयर्स होते हैं ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, DFIs, इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाती हैं, सेलेक्ट म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ जाते हैं, और कमर्शियल बैंक्स भी आ जाते हैं, ठीक है। मनी मार्केट मींस 365 डेज से कम के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन वगैरह कर रहे हो, तो दैट इज़ मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो एक बार इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा भूल रहा है। तो मूविंग ऑन, द मोस्ट वॉलेटाइल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इज़ कॉल्ड कॉल मनी मार्केट। तो मैंने अभी क्या बताया था कि मनी मार्केट 365 डेज से कम के लिए होता है, ठीक है। और उसमें भी जो सबसे वॉलेटाइल पार्ट होता है दैट इज़ कॉल मनी मार्केट। तो आई थिंक आई एम राइट as far as 365 days tenure is concerned. I think I'm right about the 365 days tenure of money market and 365 days plus for capital market. तो वो bifurcation मेरे ख्याल से सही है। Now then, share market is an example of capital market, while commodity and money markets are not considered capital markets, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद करने वाली है कि the share market is considered as a capital market, ठीक है। Then coming back, so share market is considered as an example of capital market, jabki commodity as well as money markets, they are not capital markets. Now there are 4 types of speculators in the stock markets. We have bulls, bears, stags, and then we have lame ducks. इनकी definitions तो पता ही होगी। broker is not a speculator, ठीक है, वो तो बिचौलिया होता है बस, ठीक है। then BSE GreenX क्या होता है? It is an index created to measure the performance of top 25 green companies in terms of greenhouse gas emissions, मार्केट कैप एंड लिक्विडिटी। इसके इन 4 फैक्टर्स के हिसाब से आप टॉप 25 ग्रीन कंपनीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज़ द हाईएस्ट टर्नओवर अमंग्स द वेरियस एक्सचेंजेस इन इंडिया। ये तो मुझे पता था। 1992 में NSE वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फेयरवानी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बनाई गई थी। द हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। नाबार्ड को 1982 में बनाया था, उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, विद रीजनल ऑफिस एट कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोटर कौन है? तो इसमें IDBI, IFCI, SBI, LIC, GIC, IDFC एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी संस्था हैं, ठीक है। IDBI, IFCI तो है ही, LIC और SBI भी है। तो देखो यहाँ पे 2 संस्था जो इंश्योरेंस सेक्टर के दिग्गज हैं, LIC और GIC, वो एक तरह से प्रमोटर्स हैं NSE के, ठीक है, LIC एंड GIC। उसके अलावा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारा SBI, ठीक है। तो SBI हो गया, LIC हो गया, और SBI हो गया, LIC हो गया, और GIC हो गया। इसके अलावा एक 3 बैंक्स हैं, एक IFCI है, IDBI है और IDFC है। तो ये 3 बैंक्स भी हैं NSE के प्रमोटर। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो ये हमने बता दिया। BSE GreenX बता दिया। ये इंडेक्स है क्रिएटेड टू मेजर द परफॉर्मेंस of the top 25 companies in terms of their greenhouse gas emissions, market cap and liquidity. Then we have 4 types of speculators in the stock market: bulls, bears, stags and lame ducks. And उसके ऊपर हमने पढ़ा कि share market is an example of capital market, and the most volatile part of organized money market is the call money market, ठीक है। Right, so मैंने ये बता दिया, NSE के promoters बता दिया। Then earlier UTI जो था, UTI was the largest mutual fund house, but आज की डेट में ICICI Prudential is the largest mutual fund organization. अब देखो, UTI was set up in 1964 through a statute. इसका अपना एक कानून था। 2003 में UTI was bifurcated into 2 entities, ठीक है। तो one represents the assets of US 64 scheme and the other UTI mutual fund. Actually, the mutual fund industry in India started in 1963 with the formation of UTI at the initiative of Government of India, RBI, with the RBI having the complete administrative control over UTI. 1978 RBI was delinked and IDBI took control of the UTI, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको, डेवलपमेंट्स आपको याद होना चाहिए कि एक्चुअली यूटीआई के ही साथ, हमारे देश में यूटीआई के ही साथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी स्थापना हुआ था। अब चूँकि यूटीआई 1964 में बना था, तो उसी दौरान इंडिया में यूटीआई ने ही इनिशिएटिव लिया था इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सेटअप स्टार्ट करने का। तो लेकिन और जब स्टार्ट हुआ था तो फिर उसके पीछे किन के हाथ थे? आरबीआई का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, ठीक है। और तो वो 1963 में यूटीआई बना था और 64 से वो म्यूचुअल फंड ऑपरेशन से स्टार्ट कर दिया था, एंड इट वाज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट। बट बाद में चल के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिकेम द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस इन इंडिया। और 2003 में जाके तो यूटीआई को बाइफरकेट करना पड़ा था, बट उससे भी पहले एक डेवलपमेंट हुआ था 1978 में। आरबीआई erstwhile RBI had the complete administrative control over the functioning of the UTI and the mutual fund operations that it was carrying on in India. But in 1978, RBI was delinked with all the functions of UTI and IDBI took over UTI. तो ये चीज़ 1978 में हुई थी, shifting of the ownership and administrative control वगैरह that was given to IDBI. And then finally 2003 में UTI का bifurcation हो गया था। तो बाइफरकेशन दो टुकड़ों में या दो एंटिटीज़ में हुआ था। एक एंटिटी वो थी जो कि अर्स्टवाइल US 64 नामक स्कीम चला रही थी, जो इनिशियली 1964 में यूटीआई जब बना था तो एक कोई US 64 नामक स्कीम चला रहा होगा, तो उसी स्कीम को फर्दर करने के लिए एक विंग बना दिया और दूसरा विंग प्योरली यूटीआई म्यूचुअल फंड के लिए बना दिया। तो ये बाइफरकेशन 2003 में हुआ था। देन एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स ये 1993 में हो पाया था। तो अभी देखो ये यूटीआई जब बना था 1963 में सॉरी, तो उसी के इनिशिएटिव से इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश हुई थी, बट दैट वाज मोर और लेस इन गवर्नमेंट्स कंट्रोल। प्राइवेट प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में 1993 के ऑनवर्ड आ पाए थे, एंड द फर्स्ट प्राइवेट म्यूचुअल फंड वाज कोठारी पायोनियर्स नाउ मर्ज्ड विद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। आज की डेट में ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से मर्ज हो गया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में भी कई दिक्कत चल रही है वैसे, बट जो फर्स्ट प्राइवेट म्यूचुअल फंड है केवल उसका नाम यहाँ पे याद रखना है, दैट इज़ कोठारी पायोनियर्स। 2015 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बन गया था, एंड इट वाज मर्ज्ड विद सेबी लेटर। इट डेल्ट विद द कमोडिटी फ्यूचर मार्केट। अभी मैंने बताया था कि जो शेयर मार्केट इंडिया का जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, ठीक है। और ये जो कमोडिटी मार्केट है, यहाँ पे देखो कमोडिटी एंड मनी मार्केट्स। सो कमोडिटी मार्केट जो है दे आर नॉट कंसिडर्ड कैपिटल मार्केट्स, राइट। सो दे आर शॉर्ट टर्म मार्केट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यही मुझे देखना था। अभी यहाँ पे ओपन सी नहीं है यार, ओपन AI। सो इसमें अगर हम लोग देखना है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के बीच का डिफरेंस अगर देखना है, तो ये देखो चैट जीपीटी क्या बोल रहा है। सो अब ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट आर बोथ एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम बट दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस एंड हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैपिटल मार्केट के बारे में लिखा है कि द कैपिटल मार्केट इज़ डिज़ाइंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इट अलाउज कंपनीज, गवर्नमेंट्स एंड अदर एंटिटीज़ टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स बाय इशूइंग सिक्योरिटीज़ सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। और मनी मार्केट का देखें तो द मनी मार्केट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड lending, typically for periods of 1 year or less. It helps companies, governments and financial institutions managing their short-term liquidity needs. तो अभी मैंने ऊपर बताया ही था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, और ये क्या था, एक और था प्रॉमिसरी नोट जो था, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, दैट वाज कमर्शियल पेपर, राइट। तो दे आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। सो मनी मार्केट इज़ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट होता है दैट इज़ कॉल मनी मार्केट। तो ये मेरा नॉलेज अबाउट दैट इज़ राइट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ये कॉल मनी मार्केट। तो व्हाट अबाउट कमोडिटी मार्केट? कमोडिटी मार्केट भी एक साल से कम की अवधि के लिए ट्रेड वगैरह किया जाता है। सो कमोडिटी मार्केट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ व्हाट, इट विल बी अ पार्ट ऑफ द मनी मार्केट। तो यही लिखा है, कमोडिटी आर नॉट कंसिडर्ड कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। देन मूविंग ऑन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन was formed in 2015, which was later merged with SEBI. It dealt with a commodity future market, which is a part of the money market, ठीक है।
देन प्रोविडेंट फंड इन इंडिया इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेविंग्स. ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है. प्रोविडेंट फंड, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेविंग्स. इट इज़ अ गवर्नमेंट्स लाइबिलिटी. तो इट इज़ अ गवर्नमेंट्स लाइबिलिटी क्योंकि वो फाइनली जो भी पैसा सैलरी का कुछ हिस्सा जो प्रोविडेंट फंड के रूप में कटता है, दैट फाइनली गोज इन टू द गवर्नमेंट्स पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. तो it has to be returned, right? So it is government's liability and not income. Now money received by the government under the state provident funds is credited to the public accounts. PSC वही है, public accounts. Then the principle of indemnity ये does not apply to life insurance because one cannot estimate the loss due to the death of a person. ये तो उस केस में होगा जब partial damage या कुछ partial disability होती है, तो वहाँ पे principle of indemnity apply करता है. But in case there is a total absolute obliteration and destruction of property या फिर death, तो डेथ के केस में तो ये अप्लाई नहीं होगा. ठीक है. ऑलराइट. सो यहाँ से हम लोग को कंटिन्यू करना था. लाइट चली गई थी. ठीक है. तो बीच बीच में मैं कॉफ़ी पीता रहूँगा, तो डोंट गेट डिस्टर्ब. ठीक है. तो ये हो गया. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डजंट अप्लाई इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज वहाँ पे तुम डैमेज कैसे असेस करोगे. मतलब जब पूरी की पूरी लाइफ ही चली गई है, अ पर्सन इज़ डेड, so you cannot actually estimate the loss quantitatively caused due to the loss of a person or the death of a person. ठीक है. तो इसलिए principle of indemnity does not apply to life insurance. It may apply to general insurance, to some extent health insurance as well, but not in case of life insurance. It doesn't apply there. Then the word actuaries is related to insurance, and insurance regulatory development authority has set up a panel under P. Umesh, इनका नाम याद रखना है, to develop a standard cyber liability insurance product to provide insurance to individuals and establishments to manage their cyber risks. अभी आजकल जो cyber risks हैं काफ़ी sophisticated हैं, उससे होने वाले डैमेज के लिए एक specialized insurance product हमें चाहिए which is catering to the cyber risks and cyber damages. तो उसके लिए एक कमिटी बनाई गई थी या एक पैनल बनाया गया था अंडर पी उमेश. तो इनका नाम याद रखना है. एंड ये किसने बनाया था? इरडाई ने बनवाया था. एंड इस कमेटी के चेयरमैन या पैनल के चेयरमैन पी उमेश थे. ठीक है. साइबर लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाने के लिए. मूविंग ऑन. अब देखो, ये ICICI 1955 में बना था, LIC 1956 में बना था. तो ये भाई हो गया बिकॉज एक साल के ही अंतराल में बने थे दोनों. देन UTI और IDBI ये दोनों 1964 में बने थे. ठीक है. और UTI एज वेल एज IDBI. अब UTI को IDBI ने टेक ओवर किया था 1978 में. इफ़ यू रिमेंबर दिस, नॉट RBI was delinked in 1978. RBI was delinked from UTI and IDBI took the control of UTI. ठीक है. That was in 1978. Yes, so that was right. हालांकि UTI and IDBI both were formed in 1964. ICICI was set up in 1955 and LIC was set up in 1956. SEBI was set up in 1988. Easy to remember, 88. ठीक है. 1988. Then IRDAI was set up in 2000. Then NABARD 1982 और EXIM भी 1982 में बना था. तो एक और चीज़ आसान हो गई हमारे लिए. NABARD का हमें ऑलरेडी याद था, अभी से साथ में EXIM भी याद कर लेंगे. देन RRB तो हमें पता है 1975. IFCI ये जस्ट एट 1 year ahead of independence of India ये IFCI बन गया था. IFCI was the first development financial institution of India set up to propel economic growth through the development of infrastructure and industry in the country. तो infrastructure और industry को बढ़ाने के लिए ये बनाया गया था exactly 1 year afterwards of independence. ठीक है. तो ये organizations हो गई और ये उनके establishment year हो गए. ये direct सवाल बनते हैं. ठीक है. Very important. Then LLP पार्टनरशिप क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. एंड मैनेजमेंट नीड नॉट बी सेपरेटेड एंड इंटरनल गवर्नेंस में बी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. तो इट इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी विद परपेचुअल सक्सेशन. अ मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर्स या पर्सनस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन LLP. जैसे एक एग्जांपल हमें याद आ रहा है अभी, जैसे दिल्ली में एक UPSC की कोचिंग है, वाजी राव एंड रावी. तो एक्चुअली यहाँ 2 लोग हैं, 2 लोग पढ़ाते हैं. ठीक है. या पढ़ाते नहीं हैं, मतलब 2 उसके वो हैं ओनर्स. तो 2 कैसे हो सकते हैं? एक होना चाहिए ना. तो ये LLP साइन करके वाजी राम एंड रावी ये 2 लोग ओनर्स बनाए थे LLP एग्रीमेंट साइन करके. इसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन पे मान लो कोई पेनल्टी अगर लगती है ड्यू टू द
ड्यू टू द मिस डीड्स ऑफ वन आइदर ऑफ द पार्टनर, तो दूसरा पार्टनर इम्यून रहता है, ठीक है। ये इस एग्रीमेंट की खासियत है मोटा मोटा। जैसे दो लोगों ने कोचिंग संस्था खोली और किसी एक ने कुछ घपला किया या फ्रॉड किया, तो पूरी कोचिंग पे नाम ना आके, इनफैक्ट या दोनों ना फंसे, केवल एक फंसे, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का ये एक फ़ायदा होता है। बट ये काफ़ी मतलब हायर लेवल का फ़ायदा है। एक हायर लेवल पे मैं अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, इसमें डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो 2 लोग मिनिमम चाहिए होते हैं इसमें, और ये कॉर्पोरेट बॉडी विद परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये एक और इसमें फ्रेज़ याद रखना ज़रूरी है। तो एलएलपी पार्टनरशिप एंड मैनेजमेंट नीड नॉट बी सेपरेट एंड इंटरनल गवर्नेंस में भी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। लेकिन जब लाइबिलिटी आती है तो लोगों इंडिविजुअल लाइबिलिटी इम्यून रहती है दूसरे की गलत हरकतों की वजह से, दैट इज़ दैट। तो परपेचुअल सक्सेशन याद रखना है और मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए। देन इफ़ अ कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स, जैसे कुछ कंपनी के पीछे अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है या पब्लिक लिमिटेड है, तो उसमें द वर्ड लिमिटेड मीन्स कि इट इज़ इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंड लिमिटेड होल्डर्स हैं, एंड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज़ ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। मतलब जितना कोई बंदा शेयर लेगा उतना ही तो वो लाइबल होगा उस कंपनी के मिसडीड्स या कोई जो कोई भी कभी कभी लॉस हो जाता है या कोई बुरी डील हो जाती है, तो जितनी आपकी शेयर होल्डिंग है उतने ही आप लाइबल हैं उस कंपनी के ऊपर अगर कोई पेनाल्टी वगैरह या कुछ भी होती है। तो बाय द वर्ड लिमिटेड इन द प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, इट एक्चुअली मीन्स कि उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें लिमिटेड शेयर होल्डर्स हैं, और द लाइबिलिटी ऑफ द होल्डर्स इज़ restricted and in fact related to the amount of shareholding that they have, that they possess, ठीक है। The Negotiable Instruments Act 1882 में आया था, इसको 2018 में अमेंड किया गया, और सेक्शन 143A 148 have been introduced to ensure that the payee of a check is offered a greater protection to discourage frivolous and unnecessary litigation। तो इसमें 2 सेक्शंस याद कर लो, 143A and 148। So they have been introduced in this Negotiable Instruments Act 1882 वाले में via the 2018 amendment। ये 2 सेक्शंस ऐड किए गए थे, 143A and 148। इससे ये मतलब जो चेक दे रहा है, पेई ऑफ अ चेक इज़ ऑफर्ड अ ग्रेटर प्रोटेक्शन टू डिस्करेज फ्रिवलस एंड अननेसेसरी लिटिगेशन। जैसे हमने चेक दिया किसी को पेमेंट करने के लिए, और सामने वाले ने फर्जी आरोप लगा दिया कि आपका चेक बाउंस हो गया है और आप पे कोई वो कर दे क्लेम, तो ऐसे फ्रिवलस लिटिगेशंस को दूर करने के लिए ये और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, इनफैक्ट टू प्रोटेक्ट द पेई ऑफ अ चेक फ्रॉम फ्रिवलस लिटिगेशंस एंड एलिगेशंस, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1882 को अमेंड किया गया था 2018 में। सेक्शन 143A एंड 148 वर एडेड। देन अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई पे काफ़ी बहस चलती रहती है कि क्या पहले कर दिया जाए पहले वाले सिस्टम के हिसाब से। तो पहले क्या था, जनवरी से दिसंबर अकाउंटिंग ईयर चलता था। देन इन 1940 में इट वाज फ्रॉम जुलाई टू जून हो गया था, और मेरे ख्याल से अभी भी जुलाई टू जून चल रहा है। जबकि अभी ये क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर तो अभी 31 मार्च और 1 अप्रैल वो वाला साइकिल चलता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन ये जो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर है ये अलग है, ये जुलाई से जून चलता है, और ये भी 1940 में किया गया था। इससे पहले ये जनवरी से दिसंबर चलता है। देन शक्तिकांत दास की बात करें तो ये फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में भी काम कर चुके हैं। ये 25वें गवर्नर हैं। एंड जस्ट लाइक द एफएसडीसी देयर वाज अनदर CFSA 2006 कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट वाज को चेयर्ड बाय डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड द फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। तो एफएसडीसी तो थोड़ी और मतलब हाई लेवल बॉडी हो गई, उससे थोड़ा सा एक लेवल नीचे अगर हम कह सकते हैं CFSA कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट 2006 में बनाई गई थी, जबकि FSDC 2010 में बनाई गई थी। तो CFSA में डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड फाइनेंस सेक्रेटरी ये दोनों लोग मिल के चेयर करते हैं, को चेयर्ड जॉइंटली चेयर करते हैं, ठीक है। वहाँ पे तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करता है। देन टेन्योर ऑफ फॉर्मर गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। पहले तो आप ये देख लो कि जो गवर्नर टर्न ऑफ द सेंचुरी किसने देखी थी, तो ये विमल जालान थे, मतलब 1997 से 2002, तो ये याद रहेगा आपको, मतलब विमल जालान। उसके बाद अगर सबसे पुराना इसमें हम बताएं तो कौन है, तो ये IG पटेल याद रख लो, 77 से 82, ठीक है। और इसके बाद
ये मेरा भाई ने बीटेक किया था 8 से 12 के बीच, तो उस समय सुब्बा राव थे, ठीक है, ये याद कर लो। उसके बाद रंगराजन, ये याद कर लो। अब ये तो याद रहेगा ही बिकॉज 1993 में रंगराजन ने वो डिसइन्वेस्टमेंट की एक रिपोर्ट निकाली थी, फिर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बना था उसी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में, जिसके पहले चेयरमैन रामकृष्ण थे। तो ये तो याद हो जाएगा। एक बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह, ये 82 से 85 के बीच आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो अब ये याद हो गया। 2008 से 12 सुब्बा राव, और 97 से 2002 विमल जालान, आईजी पटेल 77 से 82, और 82 से 85 मनमोहन सिंह, और रंगराजन हो गए 92 से 97, ठीक है। देन मूविंग ऑन, जिनी कोफिशिएंट अगर 1 होता है दैट मीन्स परफेक्टली अनइक्वल इकॉनमी, मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इनकम इनइक्वालिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, जिनी कोफिशिएंट ऑफ 1 मीन्स परफेक्टली अनइक्वल इकॉनमी विच इज़ नॉट वेरी मच डिज़ायरेबल, ठीक है। फिर बैंक रेट क्या होता है? ये द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स, दैट इज़ बैंक रेट। एंड रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म। तो डिफरेंस समझो, डिफरेंस। बैंक रेट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, और रेपो रेट होता है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। नाउ लोअर सीआरआर अगर हो जाएगा तो बैंक्स विल हैव हायर लेवरेज टू लिक्विडिटी। क्यों? ऑफ कोर्स क्योंकि ये सीआरआर कैश रिजर्व्स रेशियो जो होता है, ये एक सेट अमाउंट ऑफ कैश जो बैंक्स के पास होता है, तो उसका एक सेट हिस्सा परसेंटेज आरबीआई के अकाउंट में जमा करना पड़ता है, जिस पे उस बैंक को ब्याज भी नहीं मिलता है, राइट। तो अगर ये लिमिट कम कर दी गई तो बैंकों के पास ज़्यादा क्या होएगा? ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। उस लिक्विडिटी से वो और लोन्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उनके पास एक लेवरेज हो जाएगा, तो हायर लेवरेज हो जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली ये लिक्विडिटी तो वही मतलब बैंक की ही है, लिक्विडिटी तो मतलब बैंक की ही है, तो उसी सेम लिक्विडिटी पे हायर लेवरेज हो जाएगा बैंक का। द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, वो पैसा तो एक्चुअली बैंक का ही है जो उसको सीआरआर में देना पड़ रहा था, लेकिन अगर सीआरआर में नहीं देना पड़ेगा तो उतना ही पैसे से वो ज़्यादा लेवरेज कमांड कर पाएगा बैंक। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। देन मूविंग ऑन, द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स रेफर टू सीआरआर एसएलआर वगैरह कम करने की बात हो गई। डी रेगुलेशन ऑफ डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग रेट्स, जैसे डी रेगुलेशन ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग इंटरेस्ट रेट्स। जैसे ये ऐसा होता था कि पहले बैंक्स जो थे, आरबीआई अगर जैसे रेपो रेट कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, तो वो चाहता था कि उतना ही जो है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी घटा या बढ़ा दें। बट बाद में धीरे धीरे चलते चलते ये सब डीरेगुलेट हो गया। अभी बैंक्स को एक लिमिट बता दी जाती है कि मतलब अगर आरबीआई बढ़ा रहा है तो बैंक्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू राइज या इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, हाउएवर नॉट एग्जैक्टली इन द सेम अमाउंट। द बैंक्स आर फ्री टू डिसाइड विद इन अ परमिसिबल लिमिट, ठीक है। तो दैट इज़ मेंट बाय डीरेगुलेशन। देन एंट्री ऑफ प्राइवेट फर्म्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, देन एलिमिनेशन ऑफ डायरेक्ट और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। तो इन तरीक़ों से जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ये मोर और लेस मॉनेटरी तरीके हैं, मॉनेटरी मेजर्स हैं। फिस्कल मेजर्स तो हमने इसमें बताए ही नहीं है, ठीक है। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के जो भी लोन टू वैल्यू और वो सब रेशियोज़ चेंज करके भी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए एक फैसिलिटी निकाली गई थी थ्रू विच दे कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी, दैट इज़ कॉल मनी, फ्रॉम आरबीआई बाय प्लेजिंग देयर एसएलआर कोटा के सिक्योरिटीज़ अप टू अ सर्टेन लिमिट एट अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो दैट इंटरेस्ट रेट इज़ कॉल्ड एज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मतलब अब जैसे मैंने बताया था, CRR कैश रिजर्व रेशियो, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ अ बैंक हैज़ टू बी सेट इन RBI's account just for safety and emergency purposes to avoid bank run situations. So similarly, the banks are also required to keep a certain amount of government securities with them, on which they definitely get interest rates from the government, and such banks can also pledge these securities for short term. In fact, overnight they can pledge that security, a certain portion of those securities overnight to raise money from RBI, and but इसमें जो उनके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा जो कि वो आमतौर पे अगर लेते
RBI से लोन उसके मुकाबले। तो दिस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वाल्व अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक्स टू द बैंकिंग सिस्टम्स। इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी रखना ज़रूरी होता है, जिसको हम SLR कोटा बोलते हैं, SLR पोर्टफोलियो बोलते हैं हर एक बैंक का। तो हर एक बैंक का CRR होता है कोटा, फिर SLR कोटा भी होता है। तो दिस SLR कोटा वॉज इंसर्टेड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस स्टैट्यूट में इसका पूरा लिखा गया है। ये कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक, ये रेशियो होता है, ठीक है। SLR कोटा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स के बीच ये रेशियो होता है, ठीक है, कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स। Then most of the banks will be keeping their SLR in the form of government securities, as it will earn them some interest rate. CRR is the percentage of the deposit that a bank has to keep with RBI, so it does not pay any interest to the bank, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। बस ये याद रखना कि SLR किस स्टैट्यूट से जुड़ा है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से जुड़ा है, और उसका जो टेक्निकल रेशियो का फॉर्मूला है वो क्या बोलता है, कैश इन हैंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक, ठीक है। सो दैट इज़ SLR। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मैंने बता दिया। देन ऑपरेशन ट्विस्ट देख लो, बाइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड सेलिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ टू कीप द कॉस्ट्स ऑफ बोरिंग डाउन। सो इसको ऑपरेशन ट्विस्ट बोलते हैं, ये RBI करता है, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। ऑपरेशन ट्विस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फेडरल रिजर्व इन 1961 एज अ मेथड ऑफ क्वान्टिटेटिव ईजिंग टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक तरीका है क्वान्टिटेटिव ईजिंग का। ऑपरेशन ट्विस्ट से आप मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ाते हो, ठीक है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ एक्चुअली उतना नहीं, मोर और लेस सेम ही रहता है, क्योंकि तुम जितने अमाउंट की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ RBI बेच देता है ओपन मार्केट में, तो बेच देता है, तो उससे क्या होएगा, मनी विल बी सक्ड इन बाय द RBI, एंड देन उतने ही अमाउंट का लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ वो ख़रीद भी लेता है। तो उससे क्या हुआ, मतलब नेट अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई पे तो चेंज नहीं पड़ा ना, ठीक है। तो वही चीज़ है, ऑपरेशन ट्विस्ट ये होता है, बट फिर भी इसको एक क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरह से देखा जाता है, ठीक है। देन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स रिक्वायरमेंट्स और CRR enables द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है जैसे बैंक्स को कब्जे में, मतलब कंट्रोल में रखने का, बिकॉज अगर बैंक के पास ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई और तो वो इतना लोन देने लगेंगे, ऐसे लोगों को भी लोन देने लगेंगे जहाँ NPA होना बहुत संभव है। तो इन ऑर्डर टू ऑलवेज इंश्योर द सेफ्टी फर्स्ट, कि कोई लिक्विडिटी शॉक ना हो या NPAs इतने ज़्यादा ना बढ़ जाएं, एक फ़ंड हमेशा तैयार रहना चाहिए जिसको बैंक्स ना छुएं। सो दैट इज़ CRR, एंड दैट हैज़ टू बी केप्ट विद द RBI, जिस पे इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलता है। सो बोथ CRR एंड SLR आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल रिजर्व रेट्स। तो इनको वेरिएबल रिजर्व रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है जी, वेरिएबल रिजर्व रेट्स। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, कैश इन हैंड अपॉन टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, सेलिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ एंड बाइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ ऑफ द सेम अमाउंट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961 बाय द फेडरल रिजर्व USA and it is seen as a tool of quantitative easing, ठीक है। देन स्टैट्यूटरी ये रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या वेरिएबल रिजर्व रेट्स क्या होते हैं, वही होते हैं CRR और SLR, ठीक है। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, वही बैंक्स जो मतलब ओवरनाइट लोन ले सकते हैं बाय प्लेजिंग देयर SLR सिक्योरिटीज़ टू द RBI एट अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक और यहाँ बैंक रेट देखो, बैंक रेट में मतलब RBI गिव्स लोन टू द बैंक्स एट द बैंक रेट, तो वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, ठीक है। एंड RBI गिव्स लोन टू द बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म, तो फिर वो रेपो रेट पे देता है। तो ये हो गया। इसके बाद मूविंग ऑन, डिपॉजिट ऑफ करेंसी बाय द पीपल इनटू द बैंक्स डज नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। Deposit of currency by the people into the banks does not increase the money supply in the economy, ठीक है। बट मुझे ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। अगर तुम लोगों की बैंकिंग हैबिट्स अगर एक्चुअली बढ़ती हैं तो मनी सप्लाई तो बढ़ना चाहिए, नहीं। बट एनीवेज, डिपॉजिट ऑफ करेंसी, अच्छा ठीक है, हाँ समझ गया। सो डिपॉजिट ऑफ करेंसी बाय द पीपल इन द बैंक्स डज नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो वही वाइस वर्सा भी ट्रू है। डिपॉजिट ऑफ करेंसी बाय द पीपल इन टू द बैंक्स, घर पे कैश पड़ा है, उठा के बैंक में जमा कर दो, तो मनी सप्लाई
इन द इंटायर इंडियन इकोनॉमी बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी। वही वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर बैंक में अकाउंट में पैसा है, तुम जाके एटीएम से कैश निकाल लो, मनी सप्लाई घट जाएगी क्या? नहीं घटेगी। ठीक है, सेम, इट रिमेन सेम। एंड फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये सब हम बता तो चुके हैं। बैंक रेट हो गया, यानी कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई गिव लोन्स टू द बैंक्स। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, जो ऑपरेशन ट्विस्ट की बात कर रहे थे। सेलिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई एंड बाइंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़, इट इज़ सीन एज अ टूल ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग। रीपर्चेज ऑब्लिगेशन यानी रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स टू द बैंक्स बाय आरबीआई। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओवरनाइट लोन टेकन बाय बैंक्स बाय प्लेजिंग देयर एसएलआर सिक्योरिटीज़ एट अ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो और वेरिएबल रिजर्व रेट्स, वो सीआरआर हो गया या एसएलआर हो गया। तो दीज आर ऑल क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। वेरस सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, यहाँ पे क्या टूल्स हैं? डायरेक्ट एक्शन है, मतलब पेनाल्टी लगा दो, मोरल सुएशन है, रिक्वेस्ट कर लो, ठीक है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट है, इसमें वही है, मतलब रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब अप टू, जैसे कई तरीके हो सकते हैं, जैसे 1 लाख तक का लोन लो तो इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2 लाख का लो तो इतना, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं रैशनिंग करने के। दैन कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस हैं, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस हो गए। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो गए। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे लोन टू वैल्यू है। अभी जैसे कुछ लोग सोना गिरवी रख के लोन लेते हैं, तो मान लो सोना जितना गिरवी रखे हैं उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो तुम्हें लोन मिलेगा 80,000 रुपये। तो ये किस फार्मूला से डिसाइड हो रहा है? दैट इज़ गवर्न्ड बाय द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एज डिसाइडेड बाय द आरबीआई। सो दीज आर टूल्स विच कम अंडर द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल वाले हैं, ठीक है, ये वाले। तो ये ध्यान रखना है। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये एक 6 मेंबर्ड बॉडी होती है, एंड द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू फिस्कल पॉलिसी। इट इज़ नोटवर्दी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू इशू करेंसी नोट्स टिल द आरबीआई एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। तो आरबीआई से पहले करेंसी कौन पब्लिश कर रहा था, इशू कर रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आरबीआई कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को। Section 21A of RBI Act 1934 provides for agreements between the state governments and RBI. Section 21A of RBI Act 1934 के तहत state governments can form independent agreements with RBI. Till now RBI has agreements with all the states of India except Sikkim. ठीक है, सिक्किम के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट अभी तक नहीं बनाया गया है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये एक तरह का मतलब मैकेनिज्म है, इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाय आरबीआई, ऑल्सो नोन एज रिटेल डायरेक्ट गिल्ट or retail direct gilt, through which retail investors can buy government securities or treasury bills. The treasury bills are money market instruments. Money market instruments इसका मतलब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स मैंने बताया ना, यहाँ पे ऊपर कहाँ गया, ये देखो, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी, ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। और यहाँ पे 5वें नंबर पे ट्रेजरी बिल भी लिख लेना, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट because it is a money market instrument, money market. So treasury bills are money market instruments, are short term debt instruments issued by the government of India. So they were first issued in 1917. The T-bills are sold on auction basis by the RBI. तो ये short term instruments होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है वाया आरबीआई, और ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं थ्रू विच गवर्नमेंट रेजेस मनी, बोरोज मनी फ्रॉम पब्लिक या रिटेल। एंड द टी बिल्स फर्स्ट टाइम कब आए थे? 1917 में आए थे। एंड ट्रेजरी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। और ये सिक्किम वाला बता दिए, सेक्शन 21A ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और 1 अप्रैल 1935 से पहले करेंसी कौन इशू कर रहा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रहा था। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू बोथ डेटेड सिक्योरिटीज एज वेल एज ट्रेजरी बिल्स, whereas the state government cannot issue treasury bills. State governments can however issue state development loans if they already have an agreement with the RBI through the RBI Act 1934 Section 21A. तो जो ट्रेजरी बिल्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट इशू दम, ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू बोथ डेटेड सिक्योरिटीज़, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं, एंड ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। Now RBI also acts as an agent of Government of India in respect of India's membership at IMF, ठीक है, ये भी हो गया। IMF पे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट RBI करता है IMF में, राइट। देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो, CRAR होता है, कैपिटल रिस्क एसेट्स रेशियो।
capital to risk assets ratio is the amount that the banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that the banks may incur if the account holder fails to repay. तो capital adequacy ratio as per Basel III is 8%, but RBI recommends Indian scheduled commercial banks to maintain 9%, while the public sector banks are required to maintain a capital adequacy ratio of 12%. तो देखो कितना हाई रिक्वायरमेंट रखा है. बासेल 3 नॉर्म्स के हिसाब से तो 8% रखना ज़रूरी है, बट RBI अपने यहाँ के जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनको 9% रखने को बोलता है, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं SBI, BOB, PNB, इनको तो 12% रखने को बोलता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. तो दीज आर सेफ, राइट. देन ये देखो, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में बनाया गया था, सेम ईयर इन विच सेबी वॉज फॉर्म्ड. अर्लियर इट वॉज अ होलली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्स 100% ऑफ NHB, लेकिन पहले ये RBI के अंतर्गत आता था. देन DICGC 1961 में बनाया गया था, करंटली अ होलली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI. देन नाबार्ड 1982 में बनाया गया था, अर्लियर ओन्ड बाय RBI बट नाउ completely owned by Government of India. Now 2007 Government of India took over almost 60% stake of RBI in SBI. Government of India took almost 60% stake of RBI in SBI. समझ नहीं आया मुझे, छोड़ दो. नॉन फाइनेंशियल डेट्स, ये एक सवाल आया था UPSC में, बस इसलिए मैंने लिख लिया है कि वो कौन कौन से डेट्स होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल डेट्स होते हैं. तो हाउसिंग लोन्स, ठीक है, और amount withstanding on the credit card, that is also a kind of non-financial debts. Treasury bills, they are also non-financial debts. ठीक है, अब ये NCERT में देख लेना, वहीं पे ये मिलेगा कि what are financial debts and what are non-financial debts. But housing loan, treasury bills and amount withstanding on the credit card, that is, they are all examples of non-financial debts as per NCERT. Then public debt is the total liabilities of the central government contracted against the Consolidated Fund of India. Public debt is of two types, internal and external debt. Internal debt includes marketable securities, government security and treasury bills. ये आपका internal debt बनाता है, and these are called as marketable securities, whereas non-marketable securities include intermediate treasury bills issued to state governments or special securities issued to RBI. ठीक है, तो इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, बस ये एक पॉइंट याद रखना है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप पब्लिक डेट रेस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं. तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स, और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं ट्रेजरी बिल्स विच आर इशूड स्पेसिफिकली टू स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है. देन इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, शॉर्ट टर्म लोन्स आर लेस दैन 15 months and medium terms 15 months to 5 years and long term loans are beyond 5 years. अब देखो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है. यूजुअली स्टॉक मार्केट वगैरह में हम लोग देखते हैं तो लॉन्ग टर्म या टैक्सिंग पर्पसेस के लिए देख लें तो लॉन्ग टर्म यूजुअली 1 year होता है, या अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया है 2024 में शायद 2 साल कर दिया गया है. बट बैंक के टर्मिनोलॉजी में लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट कब माना जाएगा, जब 15 months से ऊपर होगा. सॉरी नॉट 15 months, 15 months से ऊपर मीडियम टर्म माना जाएगा, और 5 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म माना जाएगा, और 15 महीने से कम तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी. नाउ इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ कमर्शियल बैंक्स, हाईएस्ट लाइबिलिटी इज ऑफ टाइम्ड डिपॉजिट्स फॉलोड बाय डिमांड एंड सेविंग्स डिपॉजिट्स. ठीक है, तो इसमें क्या है, रटना है बस. बैंक में जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करते हैं, बैंक को उसको लौटाना है, दैट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक. तो हम लोग या तो सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, या डिमांड डिपॉजिट्स में रखते हैं, या फिर FD करा देते हैं, दैट इज़ टाइम्ड डिपॉजिट्स, जो लॉक हो जाता है. तो बैंक के लिए सबसे ज़्यादा सरदर्द इस वक्त क्या है, सबसे ज़्यादा अमाउंट बैंक को अगर लौटाना पड़े तो किस अकाउंट से लौटाएगा. सो दैट इज़ टाइम्ड डिपॉजिट्स, उसके बाद डिमांड एंड सेविंग डिपॉजिट्स. सो द हाईएस्ट लाइबिलिटी फॉर द बैंक इज़ टाइम डिपॉजिट्स फॉलोड बाय डिमांड एंड सेविंग डिपॉजिट. देन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैंक्स क्या क्या होती हैं, जो उसका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स होता है. जब वो फॉर्मेशन होता है बैंक का तो कुछ कैपिटल इकट्ठा करता है, पेड अप कैपिटल एज वेल एज रिजर्व्स. सो दैट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक. डिपॉजिट्स भी जो होते हैं उसको लौटाना होता है चूँकि बैंक को, तो दैट इज़ ऑल्सो लाइबिलिटी. नाउ द बैंक मे टेक लोन्स एज वेल फ्रॉम RBI और एनी अदर NBFC, और ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो बोरिंग बाय द बैंक इज़ ऑल्सो अ लाइबिलिटी, क्योंकि वो भी लौटाना है. ठीक है.
वेर एज एसेट साइड ऑफ द बैंक देखो तो जो कैश इन हैंड है आरबीआई के पास, आरबीआई के अकाउंट में, वो एसेट हो गया। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी एसेट हो गया। और इन्वेस्टमेंट्स बाय द बैंक्स, जो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया हो, दैट इज़ ऑल्सो एन एसेट। और लोन्स एडवांसेस ऑफ बैंक्स, दैट इज़ ऑल्सो एन एसेट। ठीक है, तो ठीक है, कुल मिला के ये आप देख लो कि मनी एट शॉर्ट मनी एट कॉल नोटिस एंड शॉर्ट नोटिस, दैट इज़ एन एसेट फॉर अ बैंक, क्योंकि उस पर शायद वो ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकता है। देन इन्वेस्टमेंट बाय द बैंक्स, देन कैश इन हैंड विद आरबीआई, दैट इज़ ऑल्सो एन एसेट फॉर द बैंक। एंड जो भी लोन वगैरह एडवांस करता है वो तो एसेट होता ही है। पेड अप कैपिटल रिजर्व्स, डिपॉजिट्स एंड द बोरिंग्स बाय बैंक्स कॉन्स्टिट्यूट द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैंक्स। ठीक है, अब इसके बाद मालेगांव और गुल्लक बच्चा बैंक, ये सब हम अगले वीडियो में देखते हैं।